जिसने प्रेम को सहा है, दर्द उसके पास से जरूर गुजरा है। माना स्पर्श जरूरी है कि दर्शन जितना ज्यादा है उससे ज्यादा कहीं दर्द है। देखिए, जब लिखना शुरू किया तब मैं खुद ढूंढ रही थी कि कोई मुझे पढ़े। ये 17/10/24 को आज लोकार्पित हुई। कई लोगों को ये कहते सुना है कि किताबें एक दोस्त हैं और जिनकी दोस्ती किताबों से होती है उन्हें शायद अपने एकाकीपन में, अपने अकेलेपन में किसी और साथी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो रही किताबों से शौक रखने वाले या किताबों के प्रति एक शौकिया तौर पर उन्हें पढ़ने वाले या उनसे प्रेम करने वालों की बात। लेकिन उनका क्या कहें जो इन्हीं किताबों को लिखते हैं, बुनते हैं, अपने शब्दों के जाल से लोगों को अपनी तरफ विषयों के ऊपर खींच लेते हैं। कुछ ऐसा ही करने वाली एक सुविख्यात लेखिका, मुखर वक्ता, प्रखर वक्ता ज्योत्सना सिंह, जो अपनी सारंगा से आज पन्नी तक आ गई हैं। यहां तक आने की जो आपकी यात्रा रही है, अगर मैं कहूं कि कम शब्दों में भी, तो कैसे कैसे होती चली आई है और यहाँ तक कैसे पहुंची? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ये एक सेशन करने के लिए। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि आशीष चौबे, जो मुझे यहाँ जानते हैं कैसे, जिन्होंने मेरी पहली कहानी, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया कि नहीं, आपकी कहानी मेरे चैनल पे आ रही है जी। आप देखिए। वो कहानी थी आस की एक पतली डोर। बस वही पतली डोर थामे थामे मैं यहाँ तक चली आई। कहानियाँ लिखनी शुरू करी, कविताओं से सफ़र शुरू किया था, कहानियाँ लिखनी शुरू करी, फिर मैं लघु कथाओं पे आई और तब मैं अपनी सारंगा का विमोचन में कर पाई। सारंगा लघु कथा संग्रह है जिसमें छोटी छोटी लघु कथाएँ हैं, लोगों को पसंद आई। अब तक की उसकी 150 प्रतियाँ मेरे पास से बिक चुकी हैं, जो मैंने अपने हाथ से दी है, और अमेज़न वगैरह से मैं नहीं बता सकती कितनी बिकी है क्या है। दूसरा ये है पन्नी। पन्नी एक उपन्यास है, और उपन्यास लिखने के लिए मुझे जो है बहुत वक्त लगा। जैसे मैंने आज ही अभी आपको बताया कि ये भी पहले कहानी के रूप में आई थी, लेकिन कहानी को पढ़ने के बाद मेरे एक मित्र हैं दीपक पाटकोर, जो कि देशबंधु समाचार में जो है राजनीतिक पत्रकार हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसको उपन्यास बनाइए। अरे वाह। उन्होंने मुझे बहुत मना किया है कि मेरा नाम कहीं भी ना ले, लेकिन आपने ले लिया। मैं उनका नाम जरूर लूंगी। तो उनका नाम आपने दीपक जी बताया? दीपक पाटकोर। चलिए दीपक जी, आपको बहुत बधाई कि आपने एक विषय दिया और आपने ये साहस भी दिया कि आप अपनी उस छोटी सी कहानी को एक उपन्यास के तौर पर गढ़ के लोगों तक पहुंचा सकती हैं। उन्होंने मुझसे कहा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि पन्नी कहानी जो है मैंने लिखी थी ये 23/5/2020 को, 2020 में। हाँ, अरे वाह, कोरोना के टाइम पे। हाँ, ये उस समय मैंने लिखी थी, और ये इसको पूरा होने में, इस उपन्यास मतलब इस कहानी को उपन्यास बनने में तकरीबन 4 साल लग गए। 22/2/22 को ये कंप्लीट हुई। अच्छा, मतलब उन 2 वर्षों में? हाँ, ये कंप्लीट हो गई। किताब की शक्ल लेने में लगभग 2 वर्ष और लग गए। 2 वर्ष और लग गए, और ये 17/10/24 को आज लोकार्पित हुई। बहुत बढ़िया। तो पन्नी का अपना सफर इतना बड़ा था। मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड में, जहाँ महामारी में हमने बहुतों को खोया, पन्नी खुद जन्मी है, और पन्नी देखिए उस बड़ी हो गई है, आज 4 साल की हो गई है। भी पन्नी का कितना यूज था, जब लाशें पॉलिथीन में बंद करके डाली जा रही थी, उस समय भी तो पन्नी का बहुत ज्यादा। अच्छा, पन्नी, माफ कीजिएगा आपको रोक दिया है। पन्नी असल बात क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक डायलेक्ट है, स्लैंग है, तो अगर हम इधर आते हैं अपने अवध के क्षेत्र में या पूर्वांचल में जाते हैं, तो हम लोग जो पॉलीथीन होती है उसे पन्नी बोलते हैं। पन्नी में सामान रख लो, पन्नी में सामान ले आना, या कहीं पर उसको झिल्ली भी बोला जाता है। इधर बहुत सारे लोग झिल्ली भी बोलते हैं। तो क्या ये पन्नी वही पन्नी है? ये वही पन्नी है। अरे, इस पन्नी, देखिए वैसे तो उपन्यास है, जब आप पढ़ेंगे तभी इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इसकी जो नायिका है वो एक राइटर है। अच्छा, मेन जो है इसकी नायिका राइटर है, उससे एक नहीं, तो वो राइटर ज्योत्सना है कह सकते हैं, जो इसकी नायिका है। हाँ, बहुत कुछ, लेकिन पूरी रिलेट कर जाती है। कहीं कहीं लिखते वक्त शायद मैं अपने आप में ही खो गई हूँ, तो वो रिलेट करती है, कहीं कहीं मुझे रिलेट करती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। बहुत जगह मुझे रिलेट कर गई है। और चूंकि इसका सफर मैंने शुरुआत जो करी है वो दिल्ली से लेकर के, और ये रायबरेली क्षेत्र में आई है। रायबरेली मेरा अपना हॉरिजन रहा है, मेरा पेरेंटियल रहा है, तो ये रायबरेली क्षेत्र तो मतलब हमें इस समय मैं कह सकता हूँ कि इस उपन्यास में हमें रायबरेली की झलक बहुत
देखने को मिलेगी। थोड़ी सी अवधी भाषा का भी प्रयोग ओके। है, बहुत ज्यादा अवधि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अवधि का भी मैंने इसे प्रयोग किया हुआ और है। दिल्ली का जो पश्चिमी पानी है वो भी इसमें है। वो भी इसमें हमें पीने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। बहुत बढ़िया। बहुत चीजों से आप इसमें होंगे, रास्ते जो है कैब से शुरू होकर के ट्रेन बस तक में भी अरे जाएंगे वाह। तो आप इन सब चीजों से रूबरू होते हुए पन्नी का सफर तो पूरा क्या कर पाएंगे। न सिर्फ इसमें बल्कि आपकी लेखनी में मैं देखता हूँ कि एक जो जो सुन भी रहा था, मैं इस कार्यक्रम में भी सुन रहा था कि इसमें प्रेम की बात भी है। आपकी और भी कथाएं या और भी कहानियां जो पढ़ी हैं हमने, उसमें भी कहीं ना कहीं एक पीड़ा जो मुझे हमेशा से झलकी है। तो क्या वो एक विषय आपके सबसे ज्यादा करीब रहा है? क्या ज्योत्सना जो एक राइटर हैं उनके मनोभाव कुछ ऐसे रहे, या उन्होंने एक ऐसा समय देखा है कि शायद वो अब चाहती हैं कि उस समय को वो शब्दों में बुन के लोगों तक पहुंचा दें? ऐसा है क्या? देखिए, आह से जन्मा होगा पहला वही वही चीज, बात यहाँ से शुरू होती है। तो अगर कहिए कि पीड़ा या ऐसी कोई समस्याओं से भरा हुआ जीवन भगवान की दया से मेरा नहीं रहा, किंतु मैंने पढ़ा है और साहित्य में जो मैंने पढ़ा है उसमें मैंने देखा है कि दर्शन जितना ज्यादा है उससे ज्यादा कहीं दर्द है, और दर्द जो है वो लोगों के दिल को छू जरूर जाता है। जैसे प्रेम दस्तक देता है, बिल्कुल, क्योंकि भाव हैं, इमोशंस हैं। इमोशंस है। प्रेम हमेशा दस्तक देता है। वो किसी भी स्थिति की, किसी भी आयु वर्ग का इंसान होगा, वो बहुत अच्छे से प्रेम को समझता है। ठीक है। तो दर्द, जिसने प्रेम को समझा है, जिसने प्रेम को सहा है, दर्द उसके पास से जरूर गुजरा है। ठीक है। प्रेम की परिभाषा ज्योत्सना जी के लिए क्या है? प्रेम की परिभाषा, माना स्पर्श जरूरी है, उसकी भी अपनी भाषा है। प्रेम के लिए बिल्कुल, है, बिल्कुल। माना स्पर्श जरूरी है, उसकी भी अपनी भाषा है, पर मर्यादा हर रिश्ते में हो, बहुत मेरी इतनी परिभाषा है। बहुत बढ़िया। तो आपने जिस प्रेम का जिक्र किया वो भी बड़ा शाश्वत प्रेम है कि स्पर्श की भी मर्यादाएं हैं और वो भी जरूरी है, और अगर वो नहीं भी हो रहा है तो भी एक प्रेम है। तो भी प्रेम, देखिए प्रेम की परिभाषा तो मेरे ख्याल से प्रेम की कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि प्रेम मानसिक, शारीरिक और सिर्फ अनुभूति हर तरीके का है। अब आगे की क्या योजनाएं हैं? आगे की अगर मैं कहूँ तो मेरे पास 2 उपन्यास अभी अच्छा चल रहा है, उसकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा है। और बस अभी कई मौके आपको ऐसे भी मिले कि आप दूरदर्शन पे भी आपको आने का मौका मिला, और जैसा मेरी जानकारी है कि शायद आपको रेडियो पर भी आने का मौका मिला। वो जो एक मौका था उससे ज्योत्सना कितनी निखरी, या उनको लगा कि हाँ शायद ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए परिवर्तन हो सकता है इन संस्थानों के जरिए या इन माध्यमों के जरिए? ऐसा है क्या? देखिए, जब लिखना शुरू किया तब मैं खुद ढूंढ रही थी कि कोई मुझे पढ़ ले है, और उसमें आप टकराए। फिर आकाशवाणी सुन करके हम लोग बड़े हुए। आज भी मेरे मतलब घर में रेडियो बजता है, और इस किताब में भी, इस पन्नी में भी मेरे रेडियो का जिक्र है, विविध भारती का जिक्र है। चलिए। और तो रेडियो पे जब मुझे मौका मिला पहली बार अपनी कहानी सुनाने का, तो वो मेरे लिए एक मतलब ऐसा लगा था ना कि ऐसा बैग मिल गया जिसमें सिर्फ चॉकलेट्स भरी हुई हैं और कुछ नहीं। ठीक तो है। मैं उससे बहुत खुश, मिठास से भरा हुआ वो बैग। भरा हुआ। ठीक है। और जब दूरदर्शन पे मौका मिला कि एक इंटरव्यू करना चाहते हैं सारंगा के बाद, तो वो भी मुझे अपने लिए बहुत ही गर्व की बात लगी, क्योंकि रेडियो हो या दूरदर्शन हो, यही देख के हम बड़े हुए। जाहिर है। जैसे सरिता में मेरी कहानी आई, या कादम्बरी में, या इसमें क्या बोलते हैं विनिता मैगजीन, इन सब में जब मेरी कहानी आई, कादम्बरी तो बंद हो गई है, तो मुझे ये लगा ये किताबें पढ़ के तो हम बड़े हुए हैं, आज इसमें बतौर लेखक अपने आप को देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत मतलब अब जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप भी इस ही मिट्टी से हैं और आप अभी लखनऊ में रहती हैं, आप लिख रही हैं, साहित्यिक रूप से बहुत कुछ है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप अवध में निकल जाइए तो आपको अलग तरीके का साहित्य मिलेगा, पूर्वांचल में निकल जाइए तो आपको अलग तरीके का थोड़ा सा मिलेगा साहित्यिक माहौल। बहुत सारे बड़े बड़े नामचीन नाम यहाँ के, जिन्होंने बहुत कुछ दिया है साहित्य के क्षेत्र में। जब आप उनको सोचती हैं तो क्या लगता है कि आपकी लेखनी में किसका परिलक्षण हल्का फुल्का आ रहा है? मैं अगर खुद को कहीं भी खड़ा पाती या जिनसे आप एडमायर होकर इस तरफ बढ़ी? वही मैं कह रही हूँ, मैं अगर कहीं भी खुद को खड़ा पाती हूँ
तो मैं उत्तर प्रदेश की धरती से ही जुड़ी हुई हूँ। और मैंने, क्योंकि ज़्यादातर यही कि जैसे इसमें अमृतलाल नागर का भी जी। वो आया है, तो इन्हीं राइटर्स को पढ़ करके शायद बड़े हुए हैं, तो मुझे यहाँ की भाषा शैली सारी चीज़ें मैं उत्तर प्रदेश से ही खुद को रिलेट कर पाती हूँ। ऐसा कुछ लगा कि पन्नी में लिख तो दिया, कंप्लीट भी हो गई, लोगों तक पहुंच गई, अभी भी कोई कमी रह गई, ऐसा कभी लगा क्या? हाँ, थोड़ा सा एक दो जगह कि लगा, कुछ और चीजें भी हो जानी चाहिए? एक जगह नहीं, वैसे तो मुझे लगा कि उपन्यास मेरा कंप्लीट है कुछ। एक दो जगह मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकती थी। जब मैं प्रूफ रीडिंग में कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं ये शब्द और जोड़ती, शायद यहाँ पे ये शब्द होता तो ये ज्यादा निकलता। तो वो मेरे ख्याल से जितने बार पढ़ूंगी उतने बार मुझे यही लगेगा। ये ऐसा होता है, ये जनरली ऐसा होता है कि जब आप कुछ लिखते हैं, आप उसे 10 बार पढ़ेंगे तो मुझे लगता है उसमें 10 बार कुछ ना कुछ तरमीम करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे उसमें। लेकिन जब ज्योत्सना एक लेखक की भूमिका में होती है, एक लेखिका की भूमिका में होती हैं, तो वो अलग तरीके से, जाहिर है कि उनके मनोभाव अलग होंगे। एक गृहिणी के तौर पर, एक महिला के तौर पर जब आप आती हैं, तो क्या घर में लेखिका और गृहिणी दोनों का जो कॉकटेल बनता है उससे घर में कोई क्लैशेस वगैरह? क्योंकि क्यों मैं ये सवाल मैंने क्यों पूछा, जो लेखक होता है ना, उसको श्रोता चाहिए, उसको पाठक चाहिए, उसको चाहिए कि कोई उसकी बात सुने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है घर में कई बार लोग इस बात से कहते हैं नहीं ठीक ऐसा वाला? ऐसा नहीं होता है। देखिए, सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट मिलता है? मेरे हस्बैंड का। हाँ, बहुत ज्यादा। उनका नाम आप जरूर यहाँ पे बताइए। मैं राजीव कुमार सिंह जी की बात कर रही हूँ। कि वो पर्दे के पीछे से बहुत मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। बैकबोन है मेरी। और मेरा बेटा, वो भी वो मेरी कहानियां सुनता भी है, लेकिन ये कहानियां सुनने में कम इंटरेस्टेड रहते हैं। लिख ली है, कैसे हो गया है, किस तरीके से इसका इवेंट करना है, उस चीज में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। और हर दिन सफलता आपके हर कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका एक बड़ा है। राजनीति में भी आप रखती हैं रुचि? मैं राजनीति में, मुझे बहुत ऑफर मिले हुए हैं, बहुत बार लोगों ने कहा कि इस ग्रुप से जुड़ जाओ, उस ग्रुप से, लेकिन मैं राजनीति को दूर से ही प्रणाम करती हूँ। सबसे प्रिय विषय क्या है आपका लिखने के हिसाब? प्रेम। क्या बात है, मतलब प्रेम से शुरू हुए थे और प्रेम पे ही आकर हमने कहीं ना कहीं इस चर्चा को पहुंचाया है। से भी ज्यादा सामाजिक मुद्दों पे लिखना पसंद करती हूँ। समाज की कोई भी ऐसी विभीषिका या ऐसी कोई भी चीज जिसपे जरूर बोला। आपने शायद अम्मा भी लिखी थी? अम्मा, हाँ, याद आई मुझे। अम्मा लिखी थी और पत्थर का घर लिखी थी। दोनों समाज के पारिवारिक माहौल की कहानी है कि परिवार में, मतलब समाज में किस तरीके से लोग, परिवार में विघटन हो रहा है या बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, सब चीजों मुझे लगता है समाज में ये हर दिन लिखा जाता है, लेकिन फिर भी लिखा जाना चाहिए। चलिए, चूंकि आज मौका है पन्नी का, तो मैं चाहूंगा कि अब जब हम अपनी इस चर्चा को विराम देने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस पन्नी के बारे में आप खुद से क्या बताना चाहेंगी? पन्नी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि इसमें मैंने पन्नी को लेकर के, पॉलिथीन्स को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखा। ठीक है, कि देखिए, अगर मतलब एक कहीं ना कहीं संतुलन है। आप देखिए, आप ये भी कह सकते हैं ना कि पन्नी, इसमें एक जो क्रिटिक है, जो कैरेक्टर है, वो यही कहता है कि पन्नी इस तरीके से बंद नहीं होगी। ठीक है, कि आपने कह दिया कि पॉलिथीन, क्या सोशल मैसेज है इसमें? हाँ है। जो पॉलिथीन बैन को लेकर सरकार ने बैन कर दिया, तो इस चीज के लिए इसमें है मैसेज को मैंने मैसेज किया हुआ। चलिए, लेकिन ये बात सच है कि सरकार अगर पॉलिथीन बैन करती है तो सब्जी वालों के जो पॉलिथीन में चाय ले जाते हैं इसमें उनकी बंद करती, नेचुरली बंद होनी चाहिए। लेकिन उनके लिए पहले एक ऐसा कदम उठाएं कि कागज के लिफाफे आप इतने तो इजी करिए कि सब्जी वाले को मिल जाए। हालांकि इसका विकल्प ढूंढा गया, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, जो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है तो मुझे लगता है उसका एक विकल्प है, लेकिन वो शायद कॉस्टली पड़ती है, इस वजह से मैंने कहा ना कि अगर बड़े स्तर पे हम इसको बंद करते हैं, पहले इसको हमें बड़े स्तर पे बंद करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि पन्नी को लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, इस पर अपने रिव्यूज दें, जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ज्योत्सना जी के तक पहुंचे। चलिए, पन्नी मतलब बहुत सारा संदेश देने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, हमारे इस वार्ता को, वो लोग भी पन्नी को पढ़ें और इसकी अच्छी बातें, इसमें दिए हुए संदेश को आप समझे भी और लोगों तक पहुंचाएं भी। और इसी बात के साथ में
मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आपका पन्नी दिन दूनी रात चौगनी पाए, तरक्की और आप भी आगे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। जिसने प्रेम को सहा है, दर्द उसके पास से जरूर माना स्पर्श जरूरी है कि दर्शन जितना ज्यादा है उससे ज्यादा कहीं दर्द है। देखिए, जब लिखना शुरू किया तब मैं खुद ढूंढ रही थी कि कोई मुझे पढ़े। ये 17/10/24 को आज लोकार्पित